Go. मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का। ये हमारे जमील अख्तर अंसारी साहब हुए, ये मुश्ताक आजाद साहब हुए। हम सारे लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से जुड़े हैं। 5 नवंबर 2020 यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बैठक की थी, जिसमें से आप लोग कुछ लोग मौजूद होंगे। डॉक्टर एजाज अली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें ये हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अभी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवारों को समर्थन देगा और उनको जिताने में मदद करेगा। अपने फैसले के अनुसार हम लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी ये समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने 115 सीट पर चुनाव लड़ा और 43 सीट पर कामयाबी हासिल की, तो 72 सीट में हार और जीत की वजह क्या थी। तो वजह जो हम लोगों ने अपने स्तर से जमीनी स्तर पर काम करके पाया, एक कॉपी हम लोगों ने उनको भेजा है कि हमने ये पाया, जिसमें मुख्य कारण हम लोगों ने पाया कि 2015 में आप महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और 2020 में आप एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े। तो ये जो वजह थी, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, जिसको आपकी तरफ से साफ नहीं किया जा सका था चुनाव से पहले। दूसरी बड़ी वजह थी CAA में आपकी पार्टी ने दिल्ली में वोटिंग किया था। क्योंकि हम लोग मुस्लिम समाज में जो कमजोर तबके के मुसलमान हैं, उनके बीच काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच में ये मैसेज गया। और हमें अफसोस है कि आपने अपनी पार्टी में जिन लोगों को एज ए मुस्लिम MLC और MP और MLA और राज्यसभा और लोकसभा और चेयरमैन आपने बांटा है, उन लोगों ने अपनी पार्टी की बात को अपने लोगों में मजबूती से नहीं रखा। कोरोना की वजह से हम लोगों को समय कम मिलने के बाद भी हम लोगों ने अपने समाज में जितना हो सका जाकर के जदयू को वोट दिलाने की कोशिश की। हम लोगों ने कहा कि CAA जो है वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भाजपा का मसाला है। CAA जो कानून है, पूरे देश में इस पर लोगों ने हंगामा किया, लेकिन आप गौर कीजिएगा जो कमजोर तबके के जो मुसलमान हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि CAA कानून जो है वो सिटीजनशिप देने के लिए है। और आप सिटीजनशिप दीजिएगा हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट को, जैन को, पारसी को, ईसाई को, सबको, लेकिन मुसलमान को नहीं दीजिएगा। इसी पर मुस्लिम समाज में रिएक्शन हुआ। लोगों ने ये समझा नहीं कौन सा मुसलमान। आप ये कहते हो कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी जो शरणार्थी हैं, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। हमारा ये मानना है कि अगर अब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी मुसलमानों को भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलता है, तो भारतीय मुसलमानों को कोई आपत्ति इससे नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि जो हमारा बुनियादी मसला है, हमारा शिक्षा है, रोजी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, इस पर काम होना चाहिए, जिस काम को नीतीश कुमार जी ने विगत 15 वर्षों से किया। उनके इन कामों को आवाम के बीच में पहुंचाने की जरूरत थी, जो मोर्चा ने किया है। हम लोगों का ये मुतालबा है कि आप 10% आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण दे सकते हैं। उसमें जो है ये आरक्षण की जो सीमा थी 49.5%, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित ये कहते हैं कि इस कोटे को बढ़ाया जाए, हमारा आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए, तब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है, ये हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपने इसमें अलग से 10% कैसे आपने दिया आर्थिक आरक्षण? हमारा ये डिमांड है कि जब 85% पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित आदिवासियों की आबादी है, तो हमारा आरक्षण भी 80% किया जाए। ये पहला डिमांड। और आप जानते होंगे कि मोर्चा का शुरू से 1994 से ये मुद्दा रहा है कि जो संविधान की धारा 341 में धार्मिक प्रतिबंध 1950 के राष्ट्रपति अध्यादेश को द्वारा लगाया गया, उस प्रतिबंध को वापस लिया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार को सिर्फ कैबिनेट का डिसीजन ही लेना काफी होगा। तीसरा, हम लोगों ने कहा कि आज केंद्र सरकार सब कुछ को प्राइवेट कर रही है। BSNL प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, एरोप्लेन प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। तो जहां आरक्षण है वो चीज अब खत्म हो गई, तो फिर आरक्षण तो चूचू का मुरब्बा बन के रह गया। इसलिए आप निजी क्षेत्रों में और न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान कीजिए। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डिमांड है कि जब हम सब कुछ जातीय आधार पर कह रहे हैं, तो ये पता होनी चाहिए कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है। 1931 में ब्रिटिश के शासनकाल में जब पहला जनगणना हुआ था,
तो जातीय आधार पे हुआ था। 1941 में जब पूरी दुनिया की हालात अच्छी नहीं थी तो 1941 में कोई जनगणना हुआ ही नहीं, और 1951 से पहले 1948 में नेहरू ने जो कास्ट का कॉलम था उस जनगणना में, उस कॉलम को गायब कर दिया। इसका नतीजा है कि जनगणना तो होता है लेकिन जातीय आधार पर नहीं होता है। हमारा मुतालबा है, मोर्चा का मुतालबा है कि 2021 का जो सेंसस हो, जो जनगणना हो, वो जनगणना जातीय आधार पे हो। इसलिए हमने कहा कि CAA ये मुसलमानों का मसला नहीं, और सेंसस अमेंडमेंट एक्ट ये सबका मसला है। इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए, और जो कास्ट कॉलम को 1948 में हटाया गया उस कॉलम को पुनः जोड़ना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव में एक मसला थी, जनता दल यूनाइटेड के आमने सामने वो खड़ी थी, तो हमारा ये कहना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, कोई किसी के खिलाफ कोई किसी के खिलाफ, वो लड़ी। लेकिन जो मुख्य वजह था आपके सामने हमने रखा कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो मामला 2015-2020 में हुआ, इसको जदयू के लोगों ने जनता के बीच में क्लियर करने में सफलता नहीं हासिल की, जिसको मोर्चा ने बहुत हद तक प्रयास करके पूरा करने का कोशिश किया। दूसरा, CAA में वोट देना। अभी आपके सामने हमने बता दिया कि यह भी कोई मसला नहीं था अगर ये लोग जाते लोगों को समझाते। मसला है एनआरसी, तो एनआरसी जो मसला है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देशवासियों का मसला है। आज असम में 19 लाख लोग अगर इसके जद में आए हैं तो 15 लाख नॉन मुस्लिम भी हैं। इसलिए सिर्फ मुसलमान ये ना समझे कि एनआरसी उनका मसला है। आज बिहार समेत कई रियासतों ने असेंबली से रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि एनआरसी वो अपने रियासत में नहीं होने देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यादवों की और सामंती मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए जब चुनाव होता है तो आप देखिएगा कि 50% सीट आरजेडी की तरफ से यादवों को दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो अपर कास्ट की पार्टी है। अपर कास्ट जो वोटर है वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है, लेकिन बाकी वोटर को मोबिलाइज करने के लिए वो हिंदुइज्म की बात करता है, और हिंदुइज्म को मजबूत करने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी बनाता है, और ऐसे ऐसे मुद्दे समाज में उछालता है जिससे मुस्लिम समाज में रिएक्शन हो और हिंदुइज्म मजबूत हो, और हिंदू बनकर के जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित है उनको वोट देता रहे। तो ये उनके वोट लेने का तरीका है, अपनी पार्टी मजबूत करने का तरीका है। हम ये कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि जनता दल यूनाइटेड को भी चाहिए कि जब आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित और कमजोर वर्ग के मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप इनको एकजुट करने के लिए आप इनके हिसाब से अपना आप स्ट्रेटेजी तय कीजिए, जैसे बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी तय करती है। बीजेपी जब कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलती है तो सीधे सीधे इसका नुकसान आपको होता है, क्योंकि जो नॉन बीजेपी है, जो गैर भाजपा दल है, उसको तो आसानी से बीजेपी के मुखालफत में मुसलमानों का वोट मिल जाता है, लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं तो आपको इसका नुकसान होता है। इसलिए आपके साथ ऐसी टीम की जरूरत है जो आपके काम को, आपके किए हुए कामों को समाज से आपको जोड़ने में कामयाबी हासिल करे, वो समाज को सही रास्ता दिखा सके, सही और गलत की जो है तस्दीक हो सके। आप में ये खामी है। अभी आप समीक्षा कर रहे हैं, हमको कुछ लोगों से पता चला कि जदयू के लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, हम इनको नुमाइंदगी क्यों दें, हम इनके लिए काम क्यों करें। तो अगर आप उस हिसाब से आइएगा तो आपको पिछड़ों ने भी वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुइज्म जो है वो कामयाब हो गया, वो 75 सीट पर चली गई, और जहां जहां आपके लोग खड़े थे वहां उनका वोट शिफ्ट कर गया लोजपा की तरफ। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो मेरा वोटर है, जिसको आप कहते हैं साइलेंट वोटर है, खामोश वोटर है, चुप्पा वोटर है, आपने कहा कि महिला हमारे साथ आई, सही आपके साथ आई। महिला इसलिए साथ आई कि ये जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी का फायदा नहीं हुआ, शराबबंदी जो है करने से, लेकिन आज शराब घर घर पहुंच रहा है। हमारा ये कहना है कि शराब घर घर पहुंचे या आम हो जाए, लेकिन जो कानून आपने बना दिया है उसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आज पीने वाला सड़क पे ड्रामा नहीं करता है। आज जो है हमारी माँ और बहनें आराम से स्कूल और कॉलेज भी जा सकती हैं और आराम से मार्केट भी करती हैं, कहीं उनको कोई छिड़कानी करने वाला नहीं है, क्योंकि ये शराबियों को पता है कि जरा सा भनक लग जाएगा कि हम पिए हुए हैं तो हमको फिर कानूनी डंडा हो जाएगा। आज ये कानून का डर है।